वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 12 एसएसटी के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को एक रिवीजन होगा जिसमें हमारा और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जो हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है युगों के भूवैज्ञानिक कालक्रम पर आदि मानव का आगमन कब हुआ। यानी युगों के भूवैज्ञानिक कालक्रम पर आदि मानव का आगमन कब होता है। ऑप्शन ए अधिनूतन, ऑप्शन बी अल्प नूतन, ऑप्शन सी अत्यंत नूतन या ऑप्शन डी पुरासम्य नूतन। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी अत्यंत नूतन प्लीस्टोसीन न्यूटन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से किसमें पृथ्वी पर आदि मानव का आगमन हुआ। यानी पृथ्वी पर आदि मानव का आगमन, ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा अत्यंत नूतन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बर्फ युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी बर्फ युग के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। उच्च अक्षांशों में बर्फ रूपांतरित होती है और निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ती है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, शीतल और गर्म अवधियां होती हैं। और तीसरा ऑप्शन, कम संख्या में प्रमुख बर्फ युग बने हैं। और चौथा ऑप्शन है, बर्फ की परतें जमती हैं और वे बड़े होते जाते हैं। तो उसमें देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही है, उच्च अक्षांशों में जो बर्फ है वो रूपांतरित होती है और निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ती है, सही है। दूसरा ऑप्शन, शीतल और गर्म अवधियां होती, ये भी ठीक है। कम संख्या में प्रमुख बर्फ युग बनते हैं, ये गलत है ऑप्शन। और यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि कम संख्या में बर्फ युग बनते हैं, ये गलत है। तो यही हमारा आंसर होगा, बर्फ की परतें जमती और बड़े होते जाते हैं, ये पॉइंट भी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कालखंड में वर्तमान अंतर हिमयुग प्रारंभ हुआ। यानी किस कालखंड में जो हिमयुग है वो प्रारंभ होता है। 8000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व, 12,000 वर्ष पूर्व, 14,000 वर्ष पूर्व। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, 10,000 वर्ष पूर्व हिमयुग प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, पौधों का फैलाव और प्रवास कब से शुरू हुआ। यानी पौधों का फैलाव और प्रवास कब से शुरू हुआ। मुख्य रूप से फूल वाले पौधे। क्रिटेशियस काल, जोरासिक काल, प्लीओसीन काल, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक रहेगा, क्रिटेशियस काल में पौधों का फैलाव और प्रवास शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, डायनासोर की विलुप्ति निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक कल्प से संबंधित है। जो डायनासोर की विलुप्ति है वो कौन से भूवैज्ञानिक कल्प से, जोरासिक, क्रिटेशियस, ट्रियासिक और डेवोनियन। तो जो डायनासोर की विलुप्ति है वो ऑप्शन बी रहेगा ठीक, क्रिटेशियस जो कल्प था उससे संबंधित है, उसमें विलुप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कालों में से कौन सा समुद्रों की आयु दर्शाता है। जो समुद्र की आयु कौन सा काल दर्शाता है। 3.2 अरब वर्ष पूर्व, 3.4 अरब वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व या 2 अरब वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक रहेगा, 3.4 अरब वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवधि में कशेरुकी जानवरों की प्रथम उपस्थिति मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस अवधि में कशेरुकी जानवरों की प्रथम उपस्थिति मानी जाती है। मायोसीन काल, कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविसियन काल और ट्रियासिक काल। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक रहेगा, ऑर्डोविसियन काल। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्नलिखित में से किस काल को कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति पहचाना जाता है। ऑर्डोविसियन काल, कैम्ब्रियन काल, मायोसीन काल और ट्रियासिक काल। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेश शुरू हुआ।
निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेश शुरू हुआ था? कार्बोनिफेरस काल, क्रिटेशियस काल और सिल्यूरियन और डेवोनियन काल, प्रीकैम्ब्रियन काल। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही रहेगा, सिल्यूरियन और डेवोनियन काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेश शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी काल अवधि सर्वाधिक लंबी होती है? ऑप्शन ए युग, ऑप्शन बी काल, ऑप्शन सी युगांतर और ऑप्शन डी कल्प। तो किसकी अवधि सबसे लंबी होती है? तो उसमें हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में युग है, बी में काल है और सी में युगांतर और डी में कल्प। जो कल्प होता है उसकी अवधि जो है वो सबसे लंबी होती है। तो हमारा आंसर भी रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के उद्भव से जुड़े निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। आरंभ में वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, यानी प्रारंभ में वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। ऑप्शन बी देखो क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से भरने के लिए महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए थे। तो ऑप्शन ए भी ठीक है और ऑप्शन बी भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो यहां पर रहेगा ए में, ए और बी दोनों सही है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में वर्तमान दिन के वातावरण में 3 चरण है, तीसरा चरण क्या है? वर्तमान दिन के वातावरण में 3 चरण है, तीसरा चरण क्या है? आदिम चरण, पृथ्वी के अभ्यंतर प्रकाश संश्लेषण या स्तरित संरचना। तो उसमें हमारा ऑप्शन सी ठीक रहेगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़िए। आदिम पृथ्वी के वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण संभवतः ज्वालामुखी से निकली गैसों से बना था। तो उसका देखते हैं हम लोग क्या होगा। जो ऑप्शन ए है, आदिम पृथ्वी के वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी, ये भी ऑप्शन ठीक है अभिकथन। और कारण पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण संभवतः ज्वालामुखी निकले से गैसों से बना हुआ था, ये कारण भी ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर इसकी सही व्याख्या है। तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ढंग से मेल खाता है, यानी जो मिलान ठीक है इसमें से बताओ। गुरुमंडल 2780 किलोमीटर, स्थल मंडल 100 किलोमीटर और उपताप मंडल 200 किलोमीटर। तो उसमें हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही रहेगा, ये वाला लिथोस्फीयर स्थल मंडल 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? रेडियोधर्मिता का क्षय या भूतापीय ऊर्जा, टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण घर्षण या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, रेडियोधर्मिता का क्षय। भूपर पट्टी मेंटल क्रोड के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का आधार है? दाब, पदार्थ का स्वरूप, तापक्रम और संगठन। तो उसमें हमारा ऑप्शन डी सही ठीक रहेगा, संगठन की वजह से भूपर पट्टी मेंटल के निर्धारण के लिए जो उसकी विशेषता का आधार रहता है। अगला क्वेश्चन, औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना है? औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व 5.5 है। तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हमारा ये ऑप्शन बी ठीक रहेगा, 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? यानी कौन से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देते हैं? गहरे समुद्र में प्रवेदन गतिविधियां, ये भी ठीक है। ज्वालामुखी गतिविधियां, ये भी ठीक है। खनन गतिविधियां, ये भी सही है। और अगला ऑप्शन है हमारा भूकंप संबंधी गतिविधियां। तो हमारे ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जो रहेगा ऑप्शन सी ठीक रहेगा। तो इसका आंसर जो हमारा सी ठीक रहेगा, ए, बी, सी जो है वो तीनों ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट यही समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही DSSB, TGT, SST के PYQ, MCQs और प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़े रहिए।